हाय फोक्स, तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को डिस्कस करेंगे। अब ये कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इंडिया शेल्टर जो है वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज है इन दी हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग फाइनेंस की जितने भी कंपनीज है उसमें इंडिया शेल्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उस सेगमेंट के अंदर मतलब हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के अंदर इंडिया शेल्टर एक ही कंपनी है आउट ऑफ ऑल अदर कंपनीज। आप हुडको देख लो, आप रेपको हाउसिंग फाइनेंस देख लो, या आप दूसरी इसके पीएस देख लो जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आधार को देख लो, एप्टस को भी देख लो। तो उस हिसाब से इंडिया शेल्टर जो है वो अपने नंबर्स बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज कर रही है। अब कोई भी फाइनेंस स्टॉक होता है वो कितना ज़्यादा फास्ट पेस पे अपनी जितनी ज़्यादा फास्ट अपनी लोन बुक ग्रो कर सकता है उतना ज़्यादा वो स्टॉक के लिए बेटर होता है। हालांकि इंडिया स्टॉक का, आप इंडिया शेल्टर का देखोगे तो ये ईयर ऑन ईयर अपनी लोन बुक जो है कंटिन्यूस 35 to 40% के बीच में ग्रो कर रहे हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी वही दिया है कि हम जो है हमारी लोन बुक अबाउट 35 to 40% के बीच में जो है वो ग्रो करके रखेंगे। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने ही गाइडेंस देकर रखा है। अगर आप डिसबर्समेंट देखोगे तो डिसबर्समेंट्स भी ऑन एन एवरेज वही पेस पे जिस पे लोन बुक ग्रो हो रहा है उसके आसपास ही है। मतलब अगर आप देखोगे तो डिसबर्समेंट के अंदर जो है 26% की ग्रोथ थी पिछले क्वार्टर में। मेरे हिसाब से डिसबर्समेंट के अंदर जो है 30% के आसपास की जो है वो ग्रोथ हमें जो है वो देखने मिली थी। तो Q2 के अंदर भी बात करें, Q2 FY25 के अंदर तो हमें AUM के अंदर 36% का इंक्रीज देखने मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है एज यू कम्पेयर टू अदर पीयर्स ऑफ द कंपनी। उस हिसाब से इसका AUM का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा है, 36% फास्टेस्ट इन द इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से। फिर इसका ROA देखोगे तो ROA के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है, और ROA के अंदर हमें जो है थोड़ा सा रिडक्शन देखने मिला है Q2 FY25 के अंदर। अब आप लोग सोच रहे रहोगे कि भाई ROA के अंदर जो है ROA के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, कंपैरेटिवली ROA जो है पिछले Q2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट है, और ROA के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, ROA के अंदर आपको फॉल देखने मिल रहा है क्योंकि कंपनी का जो लेवरेज है वो रिड्यूस होते जा रहा है, जिसकी वजह से आपको कंपनी के ROA के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। हालांकि ROA का ट्रेंड देखना किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ROA इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन हो गया। बट ROE हालांकि यहाँ आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने मिल रहा है, लेकिन ये भी देखो कि क्या रीज़न की वजह से ROE के अंदर जो है वो डिक्रीज देखने मिल रहा है। ये आप ड्यूपॉन्ट वगैरह के थ्रू चेकआउट कर सकते हो, या ऐसे भी आप नॉर्मल फैक्टर्स के थ्रू लेवरेज वगैरह ट्रैक करके जो है वो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। अब कंपनी के अंदर अब इंडिया शेल्टर के रिजल्ट्स तो बड़े अच्छा है उस हिसाब से। जिस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो है 52% की जो है ग्रोथ देखने मिली है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या चल रहा है इंडिया शेल्टर फाइनेंस के साथ, या फिर ये स्टॉक का जो प्राइस है उसके अंदर जो है हमें फॉल क्यों देखने मिल रहा है? मतलब कुछ प्रॉब्लमैटिक तो नहीं लग रहे इंडिया शेल्टर के रिजल्ट्स। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इनकी 30 डे DPD वाली जो बकेट्स होती है, अब ये जो है अपनी जो, अगर आप देखोगे तो फाइनेंस कंपनीज आपकी बैंक्स हो गई, NBFCs हो गई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, ये लोग क्या करते हैं कि कोई लोन से नहीं आते या लेट आते तो उन्हें जो है ये बकेट्स बना कर रखते हैं। 30 डे बकेट, 60 डे बकेट, 90 डे बकेट। अगर वो 90 डेज़ के ऊपर चले जाता है वो लोन, 90 डेज से पेमेंट्स नहीं आ रहे, इसका मतलब ये होता है 90 डे बकेट मतलब वो जो है वो NPA के कैटेगरी में चल जाता है, और तब तक जो है वो GNP के PA के कैटेगरी में होता है। तो 30 डे DPD मतलब 30 डेज़ हो गए लेकिन इन्हें अभी तक जो है वो पेमेंट नहीं आया है, इसका मतलब ये होता है। तो उस हिसाब से देखें तो 30 डे DPD के अंदर हमें जो है Q2 के अंदर इंक्रीज देखने मिला है। अगर आप Q1 को पिछले Q2 को कंपेयर करोगे तो 0.4% का जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा कम है, क्या फ़र्क है? अगर आप फाइनेंशियल्स को ट्रैक करते हो तो आपको पता है कि GNPA का नंबर 0.2-0.3% बढ़ना कम होना भी कितना ज़्यादा डिफर करता है, अगर आप जो है एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके चल रहे हो। हालांकि इंडिया शेल्टर फाइनेंस जो है पहले से ही एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके चल रहा था, तो उस हिसाब से इसे जो है अभी भी अच्छी मेंटेन करके ही चलनी थी एसेट क्वालिटी, ये एक्सपेक्टेड था। बट अब कुछ इश्यूज हो गए जो हो गए, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि कुछ 3 to 6 मंथ्स लगेंगे, मतलब दिसंबर के क्वार्टर तक तो सॉर्ट आउट हो ही जाना चाहिए, या फिर 3 to 6 मंथ्स का जो है टाइमलाइन दिया हुआ है। अब कौन से क्वार्टर में होगा, Q3 के अंदर होगा, Q4 के अंदर होगा, वो जो है हमें देखना पड़ेगा। बट सॉर्ट आउट तो हो जाना चाहिए ये इशू। अभी के लिए इशू जो है इतना सीवियर नहीं है। कलेक्शन एफिशिएंसी का अगर आप देखोगे तो भाई कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो कांस्टेंट है, 99 ही थी, अभी भी 99 ही है पिछले Q2 ओवर Q2 अगर हम कंपेयर करें तो। अगर आपका फाइनेंस स्टॉक है तो भाई आपके जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बैंक्स है, NBFCs है, कोई भी कंपनी है, अगर वो पैसे लेंड कर रही है तो उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए बेटर होता है। क्योंकि आप बैंक्स बन के या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन के किसी को भी लोन दे दोगे, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए ना, कि आप जो लोन दे रहे हो एटलीस्ट आप पैसे तो कलेक्ट कर पाओ। तो जितनी, अगर आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देखोगे, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर स्टॉक्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अरमान फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा एग्जांपल है। अरमान फाइनेंशियल्स के अंदर आप देखोगे प्राइस के अंदर कितना बड़ा स्लिप देखने मिला।
इनफैक्ट मैं भी अरमान फाइनेंशियल्स को पहले कंसिडर कर रहा था 2300 के लेवल के आसपास, बट वहाँ से फिर माइक्रो फाइनेंस स्टॉक के अंदर एक बैड साइकिल आ चुकी थी और प्राइस एकदम से फॉल हो चुका है, और अभी प्राइस तो 1300 के आसपास आ गया है, जो कि पहले वही लेवल पे था और अभी भी जो है वही लेवल के आसपास आ चुका है। और किसी को पता नहीं है कि भाई माइक्रो फाइनेंस की साइकिल जो है कब ठीक होगी। हालांकि रेनफॉल्स की वजह से हुआ है, इलेक्शंस की वजह से हुआ है, ओवर लेवरेजिंग वगैरह की वजह से हुआ है, बट मैक्सिमम जो आपके माइक्रो फाइनेंस स्टॉक है, छोटी छोटी एनबीएफसीज वगैरह है, उनके अंदर जो है हमें प्रॉब्लम देखने मिल रही है। सेम चीज़ अगर आप मनी बॉक्स के केस में देखोगे, हालांकि मनी बॉक्स तो बहुत छोटे मार्केट कैप वाली एनबीएफसी है, बट उसके केस में भी यही हुआ था। मनी बॉक्स को भी मैं जो है पहले कंसिडर कर रहा था, क्योंकि मनी बॉक्स भी एक अट्रैक्टिव बेट लग रही थी, बट फिर अनलकीली वही माइक्रो फाइनेंस वाली साइकिल जो है आ चुकी थी। इनफैक्ट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को भी आप देखोगे तो अब ये एक बार फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर एसेट क्वालिटी एक बार आपकी मैसअप हो जाती है, आप पैसे कलेक्ट करना, आप जो कलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर जो है स्लो डाउन देखने मिलता है, एसेट क्वालिटी के अंदर खराब होने देखने मिलता है, आपको दिख रहा है कि एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कि जो कॉस्ट पे आप बोरो करते हो, बैंकिंग का बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपको बोरो करना पड़ेगा और फिर आप लेंड करोगे, तो जो कॉस्ट पे आप बोरो करते हो ना, उसके अंदर इंक्रीज देखने मिलता है। और एक बार आपका कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर हमें जो है इंक्रीज देखने मिलता है, तो आपके जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि एनआईएम कमाती है, मतलब अब आप जो लैंड कर रहे हो और आप जो रेट पे बोरो कर रहे हो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, नेट इंटरेस्ट स्प्रेड, वही आपका जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो है और एक प्रॉब्लम हो जाती है। बट अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आप कंपनी के देखोगे तो मेंटेन्ड है। हालांकि इंडिया शेल्टर की जो क्रेडिट रेटिंग है उसके अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है, मतलब पहले क्रेडिट रेटिंग, पहले के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिली है, तो इसके वजह से कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम होने चाहिए। बट अभी फिलहाल कंपनी के एसेट क्वालिटी के साथ थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड जो है वही 8% के आसपास है। बट स्टिल अब कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इनकी क्रेडिट रेटिंग जो है इंप्रूव हुई है, आगे भी क्रेडिट रेटिंग इनको इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है उसके अंदर। अब क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का भी जो है बिजनेस मॉडल हमने चैनल पे जो है पूरा कवर अप करके रखा है, 3 कंपनी से मेनली क्रेडिट रेटिंग वाली, तीनों को कंपेयर करके रखा है, पूरी एक वर्कशॉप बना के रखी है क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के ऊपर, 30 मिनट्स के आसपास की वो वर्कशॉप है। तो आप अगर वो वर्कशॉप देख लोगे, यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड है, आप सीधा अगर वो वर्कशॉप देख लोगे तो भैया आपको समझ जाएगा कि क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का बिजनेस मॉडल कैसे एनालाइज करते हैं और अब भी करेंटली क्रेडिट रेटिंग स्पेस के अंदर चल क्या रहा है। तो जितना ज़्यादा आपके बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंस स्टॉक को अगर आप देखोगे, तो जितनी ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग होगी उतना कम इनका जो है कॉस्ट ऑफ फंड रहेगा, और इनका कॉस्ट ऑफ फंड अगर कम होता है तो ऑब्वियसली इनके मार्जिन और स्प्रेड जो है वो भी ज़्यादा रहेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। हालांकि एसेट क्वालिटी का इंडिया शेल्टर के केस में इतना टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया शेल्टर जो है हाउसिंग लोन्स देता है। हाउसिंग लोन्स अगर आप देखोगे तो सिक्योर टाइप के लोन्स होते हैं, तो इसके अंदर इतना टेंशन जो है हमें देखने नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप इनका देखोगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी तो 41% के आसपास है, और होम लोन जो है 59% के आसपास है। ये जो है सैलरीड क्लास को जो है 27% के आसपास लोन देता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 73% के आसपास लोन देता है। और इन्हें, इस कंपनी को जो मैक्सिमम ट्रैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम हाउसिंग लोन्स ये टीयर 3 और टीयर 2 वाली सिटीज़ के अंदर ही दे रहे हैं फिलहाल। तो इसके साथ साथ जो कम इनकम वाले, कम लाइक पीपल विथ लोअर क्लास ऑफ इनकम, उनके तरफ से भी इनको जो है कंपनी को मैक्सिमम शेयर आता है, और कंपनी जिस अमाउंट पे लोन देती है वो भी कंपेयर टू, अगर आप अदर कंपनीज को कंपेयर करोगे तो कम है। मतलब 5 to 10 लाख के नीचे वाला जो लोन है, अगर आप देखोगे तो 5 to 10 लाख के जो ऊपर वाला लोन है, उसके ऊपर आप देखोगे तो 41% के आसपास है, और 10 to 15 वाला जो है 27% के आसपास है। हालांकि 25 लाख के ऊपर का जो लोन है वो सिर्फ 4% के आसपास है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ट्रैक करनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ हमें जो है क्रेडिट कॉस्ट के अंदर जो है चेंजेस देखने मिलेंगे नहीं। भाई क्यों नहीं देखने मिलेंगे? क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि अब एसेट क्वालिटी की जो है वो बसड़ मच चुकी है, एसेट क्वालिटी जो है एक मैस हो चुका है उस चीज़ का। तो अब इसलिए क्रेडिट रेटिंग जो है हमें उसके अंदर, मतलब आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट फ़िलहाल तो देखने नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें और कंपनी के अंदर कॉन कॉल के अंदर क्या क्या इंसाइट्स दिए कंपनी के मैनेजमेंट ने, उसके पहले हम कुछ और बात कर ले तो भाई कंपनी का जो ओपेक्स टू एयूएम है उसके अंदर भी जो है हमें रिडक्शन देखने मिला है, और कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसके अंदर भी जो है वो रिडक्शन देखने मिला है। अब ओपेक्स टू एयूएम जितना ज़्यादा कम होता है उसका मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके एयूएम के हिसाब से आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। और आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो कॉस्ट टू इनकम के अंदर भी जो है हमें जो है वो डिक्रीज देखने मिल रहा है, मतलब कॉस्ट टू इनकम पहले से जो है वो रिड्यूस हो चुका है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आरओई जो है कंपनी का रिड्यूस हो चुका है, हालांकि वो तो लेवरेज की वजह से ही हुआ है। और फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि एमपी के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर इन्हें जो है कलेक्शन प्रॉब्लम देखने मिल रही है। अब ये वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एसेट क्वालिटी जो है फिलहाल ख़राब हो चुकी है, और इसे ठीक होने के लिए 3 to 6 मंथ्स लगेगा। तो अब इंडिया शेल्टर का जो स्टॉक है वो 3 to 6 मंथ्स जो है मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, प्राइस फॉल देखने मिलेगा, बट अच्छा तो परफॉर्म नहीं करेगा। प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेक्टेड नहीं है स्टॉक से,
क्योंकि फाइनेंशियल्स के अंदर एक बार आपकी एसेट क्वालिटी मिस हो जाती है तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्टॉक मिस हो जाता है। तो एसेट क्वालिटी के साथ वही रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक बार ख़राब होनी चालू हो गई, इनफैक्ट पूनावाला का भी अगर आप देखोगे, पूनावाला को अगर आप ट्रैक करते हो तो एक बार एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई, इतने बड़े बड़े लॉसेस ले चुकी है अपने इनकम स्टेटमेंट में। तो ये दिक्कतें हो जाती है यार कुछ कंपनी के साथ ही। फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर तो आपको एसेट क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। वही है, ग्रोथ भी मिल रहा है। अगर आपको इंडिया शेल्टर की बात करें तो इनकी एसेट क्वालिटी भी पहले बहुत अच्छी थी, ग्रोथ भी इस कंपनी के अंदर मिल रही थी। अभी भी इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी, मतलब एमपी मध्य प्रदेश का जो इशू है, हालांकि वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट इतना सब होने के बाद भी कंपनी को जो है अनसिक्योर्ड लेंडिंग मार्केट जो है उसके अंदर जो है वो स्ट्रेस देखने मिल रहा है। बट इंडिया शेल्टर का इतना बड़ा रोल नहीं है अनसिक्योर्ड मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडिया शेल्टर जितने भी लेंडिंग वगैरह करता है वो सिक्योर्ड लेंडिंग ही करता है। फिर अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो ग्रोथ रहेगी वो 30 to 35% के आसपास ही जो है ये अपने AUM को ग्रो करते रहेंगे। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखने मिलेगी हमें। और फिर उसके बाद बात करें तो अभी इनका मैक्सिमम फोकस T2 T3 सिटीज़ पे है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी, अब जैसे कि गवर्नमेंट बोल रही है ना कि हर एक इंडियन के पास अपना घर होना चाहिए, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से भी बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस को जो है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी सपोर्ट मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई ये कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो मार्जिन का इशू जो है वो इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है इस कंपनी में। और ओवर लेवरेजिंग का जो इशू है, ओवर लेवरेजिंग की अगर हम बात करें जो कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर चल रहा है, आपका अरमान फाइनेंशियल हो गया, पूना 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 वाला भी यही बात कर रहा है कि आपका ओवर लेवरेजिंग वगैरह हो रहा है, ये भी यही बात कर रहा था। तो ओवर लेवरेजिंग जो बाकी केसेस में चल रहा है, अभी तक कंपनी ने अपने कॉन कॉल के अंदर ओवर लेवरेजिंग को तो कहीं मेंशन नहीं किया है। ऑब्वियसली इंडिया शेल्टर फाइनेंस जो है सिक्योर्ड कैटेगरी के अंदर लोन देता है, और इनकी लोन की जो अमाउंट है वो आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप ओवर 25 लाख के लोन देखोगे तो सिर्फ 5% के आसपास है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता पर्सनली कि भाई इस कंपनी को जो है ओवर लेवरेजिंग की प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। फिर इंडिया शेल्टर के बारे में बस इतना ही है। अभी जो है स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मिल सकता है। अब मेरा क्या से है इसके ऊपर, वेल मैं बात करूँ तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस का जो स्टॉक है अभी कुछ टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैंने तो क्या किया, मेरे पास करंटली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस के अंदर होल्डिंग थी, बट क्या चीज़ हो गया है कि एक बार एसेट क्वालिटी ख़राब हो जाती है ना तो मैस मच जाएगा। तो फिर मेरे को वो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के केस में एक बार एसेट क्वालिटी मैसअप होनी स्टार्ट हो जाती है, स्टॉक्स पूरे मैसअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ है। तो मैं करंटली सोच रहा हूँ, मतलब मैंने तो इंडिया शेल्टर के अंदर थोड़ी सी पोजीशंस भी कट आउट करी है, और जब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी, कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि 3 to 6% के आसपास, 3 to 6 मंथ्स के आसपास जो है चीज़ें ठीक होने लगेगी, तब मैं इंडिया शेल्टर को फिर से कंसिडर करना स्टार्ट कर दूंगा, और एक और क्वार्टर को, 1 2 3 क्वार्टर से ट्रैक करता रहूँगा। अभी तो इंडिया शेल्टर का स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं, और नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रखना, इससे परफॉर्मेंस से ज़्यादा कुछ रखना मत, क्योंकि एसेट क्वालिटी इश्यूज़ बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं। इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, स्टॉक को ट्रैक करते रहना। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया शेल्टर के अंदर अभी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आ जाएगी, इंडिया शेल्टर जो है प्रॉब्लम में आ चुका है, स्टॉक खत्म हो गया, ये हो गया। इंडिया शेल्टर अभी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर सबसे अच्छा स्टॉक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक है, बट ट्रैक करते रहना पड़ेगा। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। हमने जो है इंडिया शेल्टर की Q2 रिजल्ट डिस्कस कर लिया, कॉन कॉल के बारे में बात कर लिया, और एक आपका एसेट क्वालिटी के ऊपर इशू चल रहा है वो भी जो है हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।